है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे तथा जितने भी ऑप्शन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के m कोष में अधिकतम कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं। ऑप्शन है sp_d, sp_df, केवल sp, कोई नहीं है एक से अधिक। अगर आपने क्वांटम संख्या वाला वीडियो देख रखा है तो आप वहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो, नहीं तो अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो। क्वांटम संख्या हमने उसमें बता रखा है कि कौन से कोष में जो होते हैं कितने कितने जो होते हैं कि सबकोष पाए जाते हैं, यानी sp_d पाए जाते हैं, यानी उपकोष जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा sp_d। ठीक है, जो कोष होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, के से, यानी कक्षा के होते हैं, फिर l होते हैं kl, फिर उसके बाद होते हैं klm, फिर होते हैं klmn, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार कक्षों की संख्या को klmn इस प्रकार करके क्लासिफाइड किया गया। तो जो एक कक्षा होते हैं उसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं आपके, आप किसी कक्षा में कितने ये है निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2n² के अनुसार फॉर्मूला पे निकाल सकते हो। n बराबर होती है कक्षों की संख्या, तो अगर k है तो कक्षों की संख्या 1 है तो आप कर सकते हो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 के स्क्वायर से करो तो 2 ही हो जाएगा, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ केवल एक ही सेल होंगे, कितना, s सब सेल। ठीक है, अब l की बात करी जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके s और p दोनों हो जाएंगे, s और p दोनों हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे sp2, अब देख लीजिए। सबसे पहली बात l यानी कक्षा नंबर दूसरी है तो 2 गुना n² है ना, तो n का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसको बांटना चाहेंगे आप तो कैसे बांटिएगा, 1s², 2s², 2p, 2 2 4, 5 6 7 8 एंड 2p 4। तो उसमें कौन कौन सी चीज दिखे आपको, s दिखा और p दिखा, तो यानी आपको k कक्षा में सिर्फ s दिखा और जो k के बाद l कक्षा था उसमें s और p दिखा। उसी प्रकार जब आगे आप जाएंगे m में तो उसमें आपको s, p और d दिखेंगे, इसी वजह से राइट आंसर हो गया आपका 1। अब उसी प्रकार आगे जाइएगा तो sp_df भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टेटनस नामक रोग को निम्न में से किसके रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है लॉक जॉ, वर्णांधता, गाउट, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉक जॉ। जो टेटनस होते हैं इसमें देखिएगा जबड़े जो होते हैं जाम हो जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम है लॉक जॉ, जब टिटनेस हो जाता है किसी को। अब वर्ण अंधता क्या है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होते हैं, लोग लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते और ये अनुवांशिक है। अगर आपको है तो आपके बेटे को भी होंगे, आपके बेटे को है तो आपके पोते को भी होंगे। ठीक है, ये होंगे ही होंगे क्योंकि अनुवांशिक बीमारी है। और इस प्रकार की बीमारी किसी को रहे तो उसको रेलवे में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रेलवे में आपको लाल और हरा रंग से ही ज्यादा दोस्ती रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोको पायलट होते हैं उसको नहीं लिया जाएगा। और गाउट क्या होते हैं, इसे गठिया रोग कहते हैं। जब किसी भी जॉइंट वगैरह में किसी का उम्र होने लगता है तो यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, और यूरिक एसिड जमा होता है इसी वजह से उसको गठिया रोग भी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमाशय की पीएच श्रेणी क्या होती है। ऑप्शन है 1.5 to 2.0, 6.8 to 7.2, 7.4 to 7.5। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 to 2.0, क्योंकि अमाशय में जो अम्ल होते हैं, कौन से अम्ल होते हैं, HCl होते हैं। अब HCl है भैया तो ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl का तो आपको पता ही होगा पीएच कितना है, 1.5 to 2.0 के अराउंड होते हैं। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम बनाते हैं। एसिडिक मीडियम बनाते हैं तभी भैया जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टोन में बदल पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय में उसके लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, इसी वजह से HCl जो है उसे एसिडिक मीडियम में कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एक प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन है पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीथीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इसे एक ही बार गर्म कर सकते हैं, 2 बार नहीं गर्म कर सकते। एक बार गर्म करके जिस ढांचा में डाल दिए वो उसी प्रकार का फिक्स रह जाएगा, उसके बाद आप कितना भी गर्म दो गर्मी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी वजह से जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसके ड्रेस में ये बेकेलाइट यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही यूज किया जाता है ताकि आग ना लग सके। और पीवीसी और पॉलीथीन क्या, इसको तो आप जितना बार गर्म करो जितना बार मॉडिफाइड करो,
ठीक है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक। क्यों हो जाएगा एक? पृष्ठ तनाव क्या होगा? देखिए, ताप बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, ठीक है, पृष्ठ तनाव घटेगा। अब देखिए, अब एक एग्जांपल ले ले, कोई गहरा चीज है तो देखिएगा उसका ना पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव यानी वो कोई भी जो जल के कण या कोई पदार्थ के कण जो है वो चाहते हैं कि कम से कम क्षेत्रफल को घेरे, कम से कम क्षेत्रफल हो। इसी वजह से जो है कि कोई अगर मक्खी भी अगर इस पदार्थ के ऊपर बैठता है तो पदार्थ में जल जो होता है इस प्रकार धस जाते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी वो डूबते नहीं, ठीक है। जैसे कि आप सरफ का घोल ले लो और उसमें आप अगर जो उसका झाग से अगर बलून टाइप का बना देते हो, अगर उसमें अगर आप बलून हटाने की भी कोशिश करो तो दोबारा बलून बन जाता है, ठीक है। वो आप एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो यूट्यूब में सर्च करके। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हम ताप बढ़ा दिए, पानी को गर्म कर देते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, देखते हो मच्छर भी डूब जाते हैं, है ना। या कोई गहरा पदार्थ है उसमें अगर हम पानी गर्म गहरा पदार्थ को गर्म कर दिए तो वो पतला हो गया, पतला हुआ पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो जो चीज आसानी से तैर सकता है वो चीज फट से डूब जाता है, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है। तो यही है कि ताप बढ़ाने पे क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन है शून्य होगा, अनंत होगा, कमरे के तापमान पर 150 ओम होता है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब फ्यूज जो होते हैं, क्या है फ्यूज? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे घरों में बिजली से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसकी वजह से हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि कोई भी बिजली का अगर अप हो कभी डाउन हो, इस तरह की कंडीशन हो तो फट से फ्यूज के तार जो वायर हैं वो टूट जाए, ताकि जो है कि हमारे घरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सुरक्षित रहे। तो फ्यूज में कैसी कंडीशन होनी चाहिए, किस ढंग के फ्यूज लगाने चाहिए घरों में, ठीक है। तो फ्यूज के लिए होना चाहिए निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधकता अलग चीज है, प्रतिरोध अलग है, ठीक। प्रतिरोधकता का मैं बोल रहा हूं निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। अब गलनांक निम्न का मतलब फट से गल जाए। अगर आप मान लीजिए अगर लेट से गलेगा तब तो घर का सारा टीवी फ्रिज पंखा उड़ जाएगा और तार धरा का धरा रह जाएगा, तो वो तो कोई काम का नहीं। तो निम्न गलनांक रहेगा तभी तो अगर बिजली में थोड़ी भी चढ़ाव उतार हुआ फट से फ्यूज टूट जाएगा, गल जाएगा। इस प्रकार सुरक्षित रहेगा हमारे घरों के टीवी पंखा फ्रिज, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन है रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्ण अंधता, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि हीमोफीलिया भी है और वर्ण अंधता भी है, दोनों ही आनुवांशिक रोग है, ठीक है। और जो रतौंधी है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। रात में कम दिखाई देने लगते हैं इस टाइप के कंडीशन रतौंधी में। लेकिन वर्ण अंधता में ये नहीं है कि रात में कम दिखाई देते हैं। वर्ण अंधता में ये कंडीशन है कि आपको लाल कलर और हरा कलर में अंतर पता नहीं चलेगा, और अंतर पता नहीं चलेगा तो आपको बहुत सारी जॉब में दिक्कत आएंगी या बहुत जगह आपको कंडीशन आएंगे, क्योंकि बेसिकली लाल और ग्रीन के कलर जो हमारे लाइफ में बहुत तरह की जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है, और बहुत यूज भी है। तो इसी वजह से वर्ण अंधता वाले को दिक्कत हो सकती है। हीमोफीलिया में क्या होते हैं? हीमोफीलिया में जो हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट कट फट जाए, एक्सीडेंट हो जाता है अगर किसी का, और अगर उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, तो जिसमें हीमोफीलिया होता है उसमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, खून बहता चला जाता है। तो इस प्रकार आदमी मर भी सकता है जिसको हीमोफीलिया, तो उसे बहुत सावधानी से रहना होता है, ठीक है। हीमोफीलिया को राजाना रोग भी कहते हैं, यानी राजघराना वाला रोग, रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबको नहीं होता है जल्दी से, ठीक है, और कोई चाहता भी ना कि ये हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन है कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोई नहीं है, एक से अधिक। और हमने जैसा कि आपको बार बार बहुत सारे वीडियो में बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप जानेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, तो उस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप जैसे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, जी यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बीमारी, जिसको क्षय रोग कहते हैं। टीबी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और टाइफाइड जान ही रहे एक बीमारी है, ठीक है, जिससे तबीयत खराब रहती है, टाइफाइड पकड़ते हैं गंदगी वगैरह के कारण। तो जो कुष्ठ रोग है, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो होगा क्या, तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो हैंसन रोग एक का जो सामान्य नाम है वो कुष्ठ रोग का है, हैंसन रोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन है, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है लेकिन हमने क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि यही होगा, अपरिवर्तित रहती
है, ठीक है। तो ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन में परावर्तन कहता तो क्या होता है, और इस क्वेश्चन में अपवर्तन कहा तो हमने आवृत्ति ही क्यों मारी। तो परावर्तन जब होती है तो उसमें जितनी भी राशियां हैं, वेग हो गए, तरंगदैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गए, और भी सभी चीजें, ये सभी राशियां जो है, इनमें से परावर्तन में जो है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों ही परिवर्तित नहीं होते। बाकी हर एक चीज परिवर्तित हो जाएगा, हर एक राशि परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य परावर्तन में परिवर्तित नहीं होंगे। परावर्तन क्या है, जो प्रकाश आके उसी माध्यम में लौट जाते हैं किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद। और अपवर्तन में क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट आते हैं, ठीक है। चाहे हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, पानी से कांच में जाए, तो दो माध्यम की वहां बात आ जाती है अपवर्तन में। तो अपवर्तन में भैया और राशि के साथ साथ जो कि परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदला था, लेकिन अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य भी बदल जाते हैं। तो सिर्फ क्या बचते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति एक ऐसा चीज है जो परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों में ही ये राशियां नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलेंगे, जो है सो वही रहता है, ठीक है। आपतन के बाद भी, अपवर्तन के बाद भी, ठीक है। लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है, हाँ, परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, लेकिन अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो क्वेश्चन में था अपवर्तन के बाद। क्यों अपवर्तन हमने बोला ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात करी जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी अपवर्तन हो गया, ठीक है। तो इतने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह तत्व कौन सा है जिसके लिए -2 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, बोरोन, फ्लोरीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। काफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और इसको आप अगर ध्यान से सोचते तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देते। क्यों, अब इसमें क्या कंडीशन थी, क्या हमने देखा जो -2 का प्रयोग करेंगे इसके लिए, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस इस प्रकार यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार 2 का कर, जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, Br, Cl, इसमें एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस प्रकार, लेकिन ऑक्सीजन में -2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और अगर इसी तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, तथा जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह कौन है। ऑप्शन है OH, CO, CH3COOH, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका CH3COOH हो जाएगा। COOH इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, अल्काइल में अगर CH3COOH हो तो उसे हम लोग एसिटिक एसिड कहेंगे, और अगर HCOOH हो तो उसे हम लोग फॉर्मिक एसिड कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपका दे रखा है OH, ये है आपका अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ये है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, और CO जो है आपका है कीटोन का क्रियात्मक समूह। तो अल्कोहल के लिए आप सफिक्स का अगर प्रयोग करेंगे तो OL का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, यानी CH3OH लगा हो तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल, ठीक है। C2H5OH हो तो इसे बोलेंगे इथेनॉल। उसी प्रकार कीटोन में भी होता है, ठीक है। कीटोन में भी HCO अगर हो, ठीक है, तो उसे फॉर्म ऑन बोलते हैं, और अगर CH3CO हो तो उसे एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका सफिक्स हो गया आपका, अल्कोहल का होता है OL और कीटोन का होता है सफिक्स ONE, और इसके लिए यानी COOH जो है इसके साथ हालांकि ये लग गया है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर COH के लिए अगर नॉर्मली सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स बोले तो OIC ओइक एसिड होता है, तभी ना हम लोग बोले एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड है ना, IC एसिड, ये हो गया सफिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। ये मिस स्पेल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सी घटक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है ईस्ट, एगेरिकस, म्यूकर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो डबल रोटी होती है उसको बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और उसमें कौन हेल्प करते हैं, तो ये ईस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रेड बनाओ या डबल रोटी बनाओ, इन सब में ईस्ट क्या करते हैं, किण्वन कराने में हेल्प करते हैं। ये देखते होंगे कि जब कोई भी केक बनाने से पहले बेकरी वाले क्या करते हैं, उसको सान के एक डब्बे में रख देते हैं, ठीक है, और उसमें ईस्ट पहले मिला देते हैं, और उसको कुछ देर छोड़ने के बाद देखते हैं ये फूल के इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो किण्वन प्रोसेस के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कोई नहीं है एक से अधिक।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है और इसमें निम्न प्रतिरोध होना चाहिए तथा ही श्रेणी क्रम में होना चाहिए। अब क्या है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रतिरोध को तो आर से डिनोट करते हैं। अगर किसी वायर में, ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को इस प्रकार सीध में लगाते हैं, ठीक है, आर सिंबल होता है प्रतिरोध को, अगर इस प्रकार सीध में लगाते हैं तो ये क्रम हो गया आपका श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या है, इस प्रकार अगर आप प्रतिरोध लगाते हो, ठीक है, इस प्रकार आप प्रतिरोध लगाते हो तो ये आपका हो गया समांतर क्रम। तो ये था आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि क्या है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है, ठीक है, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर दरअसल बताता है कि कोई वायर है उसमें धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं, यानी धारा का फ्लो हो रहा है नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा के इससे आपको पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर में हल्का सा विक्षोभ होगा, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि विद्युत प्रवाह की उपस्थिति है या नहीं है, यानी विद्युत का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है गैल्वेनोमीटर से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को या तो पूछेगा आम मीटर में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है, या पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है। ठीक है, इसको आम मीटर में बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए एक तो पहली बात जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध कम होना चाहिए और वो श्रेणी क्रम में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध है, इस प्रकार यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, श्रेणी क्रम में लगाया ना हमने, सीध में लगाया, ठीक है, इस प्रकार सीध में लगाया, तो अब ये बन गया आम मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने बदल दिया आम मीटर में। अगर यही क्वेश्चन कहे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना हो, यहाँ पे अगर कह दे अगर वोल्ट मीटर में अगर आपको बदलना हो, ठीक है, तो फिर आप किस प्रकार बदलेंगे। तो मान लीजिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रतिरोध उच्च रखना पड़ेगा। प्रतिरोध तब आपको उच्च रखना होगा, प्लस समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्रतिरोध एक है और इस प्रकार गैल्वेनोमीटर आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए समांतर क्रम में है, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा समांतर क्रम में होनी चाहिए। और अगर यही आम मीटर में बदलने को कहे तो प्रतिरोध निम्न होना चाहिए और श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त का ग्लूकोज स्तर समांतर किस में व्यक्त किया जाता है, सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, या एचजी के एमएम में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। क्यों कोई नहीं हो जाएगा, सबसे पहले समझिए, डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, बेसिकली ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन देखिए, अगर डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये हो गए आपके डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस। यही अगर हम यूरासिल की बात करें तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो पाए जाएंगे, बट जो थायमिन है, थायमिन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि थायमिन के जगह यूरासिल पाए जाएंगे। आपको क्या पाए जाएंगे, यूरासिल। तो आरएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ऑप्शन में कहीं भी यूरासिल नहीं है और क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो यही था ना, थायमिन डीएनए में ही पाए जाते हैं ये थायमिन, तो थायमिन के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, यूरासिल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में यूरासिल होता तो आपका राइट आंसर हो जाता यूरासिल। इसीलिए हर क्वेश्चन का डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जहां पे कोई नहीं आ जाता है तो वहां पे आपको राइट आंसर भी जानना जरूरी होता है कि क्या होगा राइट आंसर। समझ गए, तो दोनों में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार के क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं। ऑप्शन है N1 N2 से ज्यादा, N1 N2 से कम, N1 N2 बराबर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा N1 N2 से कम। ठीक है, अब क्या है ऊंचाई ट्रांसफर, यानी स्टेप अप इसको बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ते हैं और घटते हैं उसी को। अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्रोड के तार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो होते हैं, सॉरी क्रोड के प्लेट होते हैं। प्लेट में इस प्रकार तांबा के वायर लिपटे होते हैं। ठीक है, तो N1 में जो फेरे, स्टेप अप की बात कर रहा हूं मैं, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है,
इसमें क्या होते हैं, N1 फेरे में कम होते हैं और N2 फेरे में। इस प्रकार फेरों की संख्या N क्या दर्शा रही है, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या N2 इधर है और N1 इधर है। तो जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो N1 में कम होगी और N2 में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा होगी, इसीलिए ये राइट आंसर। यही अगर क्या बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, निचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, राइट आंसर ये हो जाता, तब N2 का कम हो जाता, N1 का अधिक हो जाता, तब इधर फेरों की संख्या मोर हो जाती यानी अधिक हो जाती और इधर फेरों की संख्या कम रहती, ठीक है। तो समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं, ठीक है, सर्वाग्राही, ठीक है, यानी ग्रहण करने वाला। ए बी ओ ए कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी। क्यों इससे सर्वाग्राही का, क्योंकि जो ए और बी होते हैं इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए भी पाए जाते हैं और एंटीजन बी भी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप को किसके आधार पर बांटा गया है, ए बी जो बांटा गया ए बी ओ ए बी, वो एंटीजन के आधार पे। तो एंटीजन में एंटीजन ए पाए जाते हैं, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाए जाते हैं, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हर किसी से ओ ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। हाँ, लेकिन ये हर किसी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो जो है इसे क्या सर्वादाता बोलते हैं, इसे सर्वादाता कह सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वादाता कहते हैं, यानी ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और ए बी किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो ज्यादातर प्रश्न मोस्टली ए बी और ओ से ही बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण होगा। ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्यों घटेगा तो समझिए। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन करा रखा है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होते हैं इधर होते हैं मेटल यानी धातु, और जो राइट साइड होते हैं उधर सब तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो आपको इधर नन मेटल मिलेंगे, ठीक है, नन मेटल यानी अधातु मिलते हैं राइट साइड, ठीक है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जो है कि अगर आएगा तो परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, ठीक है, इस प्रकार घटती है। अब पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, परमाणु के आकार में वृद्धि किधर से किधर हो रही, इधर की बात हो रही है ना, तो इधर ज्यादातर आपके क्या बताया हमने कि जो अधातु है, ठीक है, और इधर जो है कि धातु है। तो अब अधातु अगर इधर आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिधर धातु रहेगा तो उधर अधातु के गुण धीरे धीरे घटेंगे ना, क्योंकि घटेंगे इसलिए क्योंकि इधर धातु के गुण बढ़ रहे हैं, इधर धातु है ज्यादा, तो परमाणु के आकार में वृद्धि करके कंपेयर किया गया है कि आध्यात्मिक गुण क्या होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर था कि घटेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। ऑप्शन है KMnO4, CaOH2, MgOH2, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा KMnO4, क्योंकि ये बेयर का अभिकर्मक है और ये किसका है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। चूना क्या है, CaO चूना है, ठीक है, और चूने को अगर पानी से अभिक्रिया करा देंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और MgO जो क्या है, ये एक क्षार है, ठीक है, और इस क्षार का उपयोग बहुत जगह भी करते हैं हम लोग, डाइजेस्ट एसिडिटी वगैरह हो जाने पे भी इसका प्रयोग करते हैं, बिजली वगैरह में भी जो है कि बिजली के उपसाधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, करंट बिजली से आग लग जाएगा वगैरह, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण कहाँ होती है, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मेडुला ऑब्लंगटा, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है डिस्कशन में कि ब्रेन के कौन से भाग में कहाँ क्या होता है, और हमने ब्रेन से रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं ब्रेन का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कहाँ पे क्या होती है। तो जो स्मरण क्षमता होती है ब्रेन का सबसे बड़ा वाला भाग जो आपको दिखता है अखरोट जैसा, इसे ही कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसी में ही जो होती है स्मरण क्षमता भी होती है, थिंकिंग वगैरह होती है, लॉजिक वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें होती है इसी में, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगटा और सेरिबेलम जो है ये हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क के भाग। बॉडी बैलेंसिंग में पता है कौन मदद करता है, यही सेरिबेलम में बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो इसी तरह का अगर ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।